ये कहानी है एक घमंडी राजकुमारी की जो अपने सुंदरता के गुरूर में लोगों पर अत्याचार करती थी। सुंदरता के गुरूर में चूर राजकुमारी रूपा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वह सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कच्चों में चले जाते। अगर कोई गलती से राह में रह जाता तो उसके लिए जहां है वहीं औंधे मुंह लेटने का सख्त शाही फरमान था। जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता उसकी आंखों में तपते गरम सरिये डालने का रूह कपा देने वाला कानून था। एक दिन राजकुमारी रूपा की सवारी उसके ढेर सारे अंगरक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े राहगीर ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते राजकुमारी के काफिले को जब बूढ़े राहगीर ने अपनी तरफ आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वह भागकर कहीं छुप जाए। वह एक गरीब मछुआरा था जिसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंककर औंधे मुंह जमीन पर लेटता तो उसकी सारी मछलियां मर जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा। राजकुमारी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी राजकुमारी ने उसे देखकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस दुस्साहसी बुढ़े को कैद कर लिया जाए और शाही फरमान के अनुसार 2 दिन बाद इसकी मलिन आंखों में तपते गरम सरिये डाले जाए। इतना सुनकर बूढ़ा मछुआरा थर-थर कांपने लगा और बोला, ए राजकुमारी, मुझ गरीब मछुआरे की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे रहम की बख्शिश दो। पर राजकुमारी रूपा पर बूढ़े मछुआरे की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, इस बूढ़े की आंख फोड़ दो। इतना कहकर वह अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा मछुआरा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रहा। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिससे उसकी मछलियां बिखर गई। बहते नेत्रों के साथ वह मछलियां उठाने लगा। तभी राजकुमारी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, तूने रास्ता खराब कर दिया। तेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। इतने में एक नवयुवक आया और बूढ़े की मछलियां इकट्ठा कर उसके टोकरे में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नवयुवक से कहा, चल यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नवयुवक ने मन ही मन राजकुमारी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया और वहाँ से चला गया। वो राजकुमारी का खोखला घमंड तोड़ने की ठान चुका था। वह खोजबीन करने लगा और अंदर घुसने का रास्ता तलाश करने वह राजकुमारी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत कड़ा पहरा था। कदम कदम पर राजकुमारी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक करके वह सही मौके की तलाश में वापस लौट गया। राजकुमारी अपने महल के चारों ओर इतना सख्त पहरा रखती थी कि रात को जब वह सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी निगरानी करते। फिर एक दिन राजकुमारी के दिल में पता नहीं क्या आया कि वह अकेली सोने को तैयार हो गई। इसी मौके की तलाश में नवयुवक बहुत दिनों से था। आधी रात को वह महल के सभी पहरेदारों को चकमा देते हुए राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि राजकुमारी पूरे इत्मीनान से सो रही थी।
पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक शाही चीजें रखी हुई थी। तभी उसकी नज़र वहां रखे लाल पत्थर पर गई, जिसकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। उसने चुपचाप वह हीरा उठाया और जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते महल से चला गया। राजकुमारी की नींद खुली और कमरे में अंधेरा देखा तो वह घबरा गई। घबराकर राजकुमारी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और हाथों से टटोलते हुए घंटे से बंधी जंजीर तक पहुंची और जंजीर खींच दी। घंटे की जोर जोर की आवाज़ सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर उसकी बांदियाँ तुरंत उसके पास पहुँचे। उधर बादशाह और रानी भी घंटे की आवाज़ सुनकर उठ गए। रानी ने बादशाह से कहा, हाय, क्या हो गया मेरी बच्ची को? जल्दी से उसके पास चलो। बादशाह और रानी जब राजकुमारी रूपा के कमरे में पहुँचे तो राजकुमारी के पास नौकर खड़े हुए कह रहे थे कि रानी, हमने किसी को यहाँ से बाहर निकलते नहीं देखा। बादशाह के पूछने पर राजकुमारी ने बताया, पिताजी, कमरे में रखा हीरा लाल को कोई चुरा ले गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी जाओ और देखो, चोर अभी यहीं होगा। पर नवयुवक तो कब का वहाँ से जा चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारी के चोरी हुए हीरा लाल को वापस लेकर आएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। नवयुवक को जब बादशाह की घोषणा का पता चला तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। राजकुमारी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से चल रही थी। अपनी योजना अनुसार वह बादशाह के सम्मुख पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी अदब के साथ सलाम किया। बादशाह ने नवयुवक से पूछा, कौन हो तुम? नवयुवक ने अदब के साथ कहा, बादशाह जी, मैं राजकुमारी के चुराए हुए हीरालाल को लेकर आया हूँ। अब आप अपने वादे के अनुसार मेरी मुँह मांगी शर्तें पूरी कीजिए। बादशाह लाल हीरे को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, कहो तुम्हें क्या चाहिए? नवयुवक ने बोला, बादशाह जी, मेरी गुजारिश है कि परसों राजकुमारी को देखने पर कैद किए गए बूढ़े मछुआरे की आंखें फोड़ने की सज़ा को माफ़ की जाए और उन सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, उस बूढ़े मछुआरे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, बादशाह जी, मेरा उसके साथ इंसानियत के अलावा और कोई रिश्ता नहीं। बस उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई और वैसे भी उसके देखने भर से राजकुमारी का क्या बिगड़ गया। नवयुवक के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, इसको कारावास में डाल दो और वादे के अनुसार उस बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दिया जाए और उन सैनिकों को 50-50 कोड़े मारे जाएं। नवयुवक ने बादशाह का आदेश सुनकर कहा, आप मुझे कारावास की सज़ा क्यों दे रहे हैं? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने राजकुमारी के लाल हीरे को चुराया और ऊपर से राजकुमारी का अपमान किया है। नवयुवक ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह जी, हीरा मैंने बूढ़े मछुआरे को सज़ा से बचाने के लिए चुराया था। आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं
आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ़ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं भटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को उसे जेल ले जाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही तुरंत सिपाही नवयुवक को पकड़कर कैद खाने में ले गए और जेल में बंद कर दिया। नवयुवक जेल में बैठा खुश हो रहा था। वह जैसा चाहता था अब तक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वह अब अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह राजकुमारी के पास गया और हीरालाल देते हुए उसे सारी बात बताई। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे कमरे से हीरालाल को चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिराक में है। उस व्यक्ति को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके दोनों हाथ काट दीजिएगा ताकि फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने राजकुमारी से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहती हो उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, कल सुबह राज्य का हर व्यक्ति शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर राजकुमारी के महल में चोरी करने वाले नौजवान को खड़ा करके उसके दोनों हाथ काटे जाएंगे। बादशाह का मंत्री जब कैद खाने जाकर नवयुवक को यह खबर देता है तो नवयुवक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो। सुबह तक यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो आज रात को ही बादशाह का ताज लेकर यहाँ से फुर हो जाऊंगा। मंत्री ने कैद खाने के दरोगा को आदेश देते हुए कहा, आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने मंत्री को आदेश दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ उस दुष्ट को। उसके हाथ कटते देखने के लिए मैं खुद भी बेताब हूँ। मंत्री तुरंत कारावास की ओर चल दिया। उसने कारावास के दरोगा को कहा, उस नवयुवक को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ हथकड़ियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। यह देखकर दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागकर मंत्री के पास जाता है और बताता है, साहब वहाँ तो सिवाय हथकड़ियों के कुछ नहीं है। लड़का जेल से भाग चुका है। मंत्री बोला, बादशाह अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दरोगा बोला, पता नहीं उस लड़के ने कैसे किया, क्योंकि आज रात मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा था। मंत्री बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बादशाह के पास चलो। मंत्री दरोगा को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और सारी बात बताई तो बादशाह का मुंह पीला पड़ गया। वह अपने कक्ष की ओर दौड़ा तो देखा उसका मुकुट भी गायब था। राजकुमारी रूपा अपने पिता के कमरे में आती है तो देखती है कि बादशाह उदास बैठा हुआ है। राजकुमारी ने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा तो बादशाह बोला, क्या फ़ायदा मेरे बादशाह होने का जब एक मामूली सा चोर मेरे महल में घुस जाता है और जो उसका मन करे उठा ले जाता है। राजकुमारी बोली, पिताजी आप उदास मत होइए, एक तरीका है उसे पकड़ने का और आपका ताज फिर से पाने का। आप उस बूढ़े मछुआरे को फिर से कैद करवाकर पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि बूढ़े मछुआरे की आंखें निकालकर उसे राजकुमारी के महल में बंदी बनाकर रखा गया है। वह उसे बचाने ज़रूर आएगा। बादशाह के आदेश की देरी थी कि कुछ ही देर में सैनिक उस बूढ़े मछुआरे को पकड़ लाए। बादशाह ने बूढ़े मछुआरे को आराम के साथ शाही कमरे में ठहराया और अपनी योजना के अनुसार पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि बूढ़े मछुआरे की आंखें निकालकर उसे
कैद करके रखा गया है। नवयुवक को जब पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खुद से कहा, जब मेरे ऊपर वार नहीं चला तो उस बूढ़े मछुआरे को ही उठा लिया, पर अब बस हुआ। अब इन सब का अंत करने का समय आ गया है। रात हुई तो राजकुमारी के महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। कदम कदम पर शाही सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ चौकन्ने खड़े थे। पर तभी अचानक राजकुमारी के महल से हृदय चीर देने वाली चीख सुनाई दी। बादशाह भागा भागा राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा तो राजकुमारी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजकुमारी को देखा और कांपती हुई आवाज में बादशाह से कहा, माफ करें महाराज, राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी जहरीले सांप के काटने से वह मर चुकी है। बादशाह के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा, बेटी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी मंत्री की नज़र वहां रखी एक कुर्सी पर गई जिसके ऊपर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। मंत्री बोला, मुझे माफ कीजिए महाराज, यह सही समय नहीं है, पर यह सब उस चोर ने ही किया है। वही यहाँ पर किसी जहरीले सांप को छोड़कर गया और आपका ताज भी रख गया। राजकुमारी की मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता रहा। सुबह हुई तो रस्म अनुसार राजकुमारी रूपा को दफनाया गया। हर कोई राजकुमारी के लिए दुआ कर रहा था। अगले दिन बादशाह जब राजकुमारी की समाधि पर फूल चढ़ाने गया तो देखा राजकुमारी की कब्र खुदी हुई थी। राजकुमारी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। यह देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। मंत्री ने जब उस पर पानी का छिड़काव किया तो उसे होश आया। बादशाह फिर भी सबको ऐसे देख रहे थे जैसे किसी को जानते ही नहीं हो। 4 दिन इलाज के बाद बादशाह ठीक हुआ। बादशाह को इतना गम राजकुमारी की मौत का भी न था जितना उसकी मृत लाश के गायब होने का था। उसने दूसरे राज्यों से जासूसों की टुकड़ी बुलवाई और राजकुमारी की लाश का पता लगाने को कहा, लेकिन राजकुमारी का चोर तो कब का राज्य से बाहर जा चुका था। कब्र खोदकर राजकुमारी की लाश को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नवयुवक था जो राजकुमारी के गुरूर को तोड़कर ध्वस्त करने की ठान चुका था। राजकुमारी की लाश को अपने घोड़े पर लिए वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वह बगदाद शहर के बाहर पहुंच गया। राजकुमारी की लाश को झाड़ियों में छुपाकर वह एक संदूक ले आया। संदूक में राजकुमारी को लिटाकर शहर के अंदर गया और उसने एक सराय का कमरा किराए पर लिया। जब रात हुई और सब सो गए तो नवयुवक ने संदूक को खोला और कुछ मंत्र बोलकर एक सांप बन गया। सांप बने नवयुवक ने राजकुमारी के काटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया और फिर से अपने असली रूप में आ गया। कुछ ही समय बाद आह भरती हुई राजकुमारी उठकर बैठ गई। उसने पानी मांगा, तब नवयुवक ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर राजकुमारी को कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वह बोली, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा क्या मकसद है? और इतने सारे सिपाहियों के होते हुए तुम महल में घुसकर चोरी कैसे करते हो? बौखलाई राजकुमारी ने एक साथ सवालों की बौछार कर दी। तब नवयुवक बोला, सुनो राजकुमारी, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे पिता बहुत बड़े जादूगर थे।
उन्होंने मुझे अपनी विद्या से सांप का रूप बदलने की विधि सिखाई है। मैं तुम्हारे महल में सांप के रूप में अंदर जाता था। जिस सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई थी वह भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं जानता था कि सांप काटे हुए मनुष्य का अगर 3 दिन के अंदर जहर चूसकर निकाल दिया जाए तो वह फिर जिंदा हो जाता है। यह सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारे खोखले गुरूर को तोड़ने के लिए किया था, और अब तुम सदा के लिए मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहोगी। यही तुम्हारी सज़ा है। राजकुमारी सब कुछ सुनकर एकदम सन्न रह गई। कुछ देर चुप्पी के बाद राजकुमारी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने ताकत के गुरूर में चूर होकर पता नहीं कितने ही लोगों का अनिष्ट किया है, मुझे माफ़ कर दो। पर नवयुवक के ऊपर राजकुमारी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो राजकुमारी को अपने घर लाकर एक बंदी या यूं कहें एक दासी की तरह रखने लगा। कुछ दिन तक तो राजकुमारी ने नवयुवक से मिन्नतें की कि वह उसे उसके पिता के पास छोड़ आए, पर नवयुवक को उस पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि राजकुमारी यह सब मजबूरी में और उसकी कैद से छूटने के लिए बोल रही है। समय बीतता गया। राजकुमारी अब अपना पूरा अहंकार त्याग कर एक पत्नी की तरह घर का सारा काम करती और नवयुवक की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। धीरे धीरे नवयुवक के दिल में भी राजकुमारी के प्रति कठोरता की जगह नरमी ने ले ली। वह उसे चाहने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब नवयुवक ने राजकुमारी को परखने के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया और भागने का पूरा मौका दिया, और सोचा रात को जब लौटूंगा तब अगर राजकुमारी मुझे मिल गई तो उसके सामने अपने दिल की बात कह दूंगा। रात का समय नवयुवक ने बड़ी मुश्किल से काटा। उसके मन में ढेरों विचार एक साथ चल रहे थे। नवयुवक जब रात में घर आया तो उसने देखा राजकुमारी कहीं नहीं गई, बल्कि रोज़मर्रा की तरह अपने कामों में लगी थी। फिर नवयुवक ने सोचा कि राजकुमारी और उसका कोई मेल नहीं है। उसने फैसला किया कि वह राजकुमारी को सही सलामत बादशाह के पास छोड़ आएगा। सुबह हुई तो राजकुमारी को लेकर वह बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने राजकुमारी को गले लगा लिया। नवयुवक ने भी बादशाह से माफ़ी मांगते हुए सारी कहानी बताई। सब सुनकर बादशाह ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इसे अभी फांसी पर चढ़ा दो। पर राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, इसने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए यह सब किया। अब मैं इसे अपने हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। बेटी के मोह में मजबूर बादशाह ने दोनों की शादी कर दी और अब पहले जैसा कोई कानून नहीं रहा। प्रजा भी अब खुशी से रहने लगी। इधर राजकुमारी रूपा और नवयुवक भी एक दूसरे के साथ खुश थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सज़ा किसी को शारीरिक रूप से दंडित करने में नहीं है, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक रूप से आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने में है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक